महाराष्ट्र का राजा कौन? इसका जवाब मिल गया है। महायुति की सरकार बनती दिख रही है रुझान में। लेकिन एक सवाल है जो पूरे देश भर में और महाराष्ट्र में पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्योंकि दावेदारी बहुत है। एकनाथ शिंदे की दावेदारी है, देवेंद्र फडणवीस की दावेदारी है। अजीत पवार भी क्या घर वापसी कर लेंगे या गठबंधन में रहेंगे? ये भी सवाल है। मुख्यमंत्री को लेकर ये सवाल है। इसका जवाब भी धीरे-धीरे मिल जाएगा क्योंकि 26 तारीख लास्ट डे है इस कार्यकाल का। अगर उससे पहले गठबंधन सरकार नहीं बनाती है तो आपातकाल लागू हो जाएगा। तो देखना होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान हैं। विनीत जिंदल जी हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसके अलावा सौरभ दुबे हैं, वो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। समझेंगे महाराष्ट्र की राजनीति, पिछले 5 महीने में ऐसा क्या किया बीजेपी ने कि इतना सिनारियो बदल गया। जी विनीत जी, मैं आपसे ही शुरू करूंगा। क्या लग रहा है कौन कौन से फैक्टर थे जो ये इस इलेक्शन में बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा दबदबा बरकरार रखने में काम किया? देखिए अब की बार महिला वोटर्स ने महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले किया है बीजेपी की विन में। और उसका कारण है जो योजना लाडली योजना की जो बात सामने आ रही है कि किस तरह से महिलाओं के खाते में सीधा पैसा जो है वो पहुंचाया महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने। बहुत बड़ा एक फैक्टर ये रहा है। और मुझे लगता है कि टोटली 4 फैक्टर जो है, एक ये हुँ, था, दूसरा हिंदुत्व का ध्रुवीकरण, जो हिंदुत्व वोटों का जो ध्रुवीकरण था वो करने में कहीं ना कहीं बीजेपी पूरे तरह से मैं कहूँ कि कर पाई है वो। नॉर्थ में जिस तरह की राजनीति चलती थी, ये पहली बार है ऐसा देखने वाला कि सेंट्रल में भी उसी तरह की मराठा की बात नहीं मानी गई और हिंदुत्व की बात को लेकर जिस तरह से आगे बढ़ाया गया इस पूरे मामले में, बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है आपकी बार बीजेपी ने दिखाया है कैसे हिंदुत्व वोटों को ध्रुवीकरण किया जा सकता है सेंट्रल में भी। तीसरी बात, जो बीजेपी का पूरा मैनेजमेंट था, चुनाव हुँ। मैनेजमेंट, वो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस के दिमाग से चला। और जो बाकी आरएसएस ने साथ दिया, वो बहुत बड़ा, ये 2 फैक्टर हैं कि आरएसएस धरातल पे बहुत बड़ा काम करा उन्होंने, लोगों को जागरूक करने का और लोगों का वोट वहाँ तक पहुँचे, लोग वोट डालने जाएं जो लोग बीजेपी सपोर्टर हैं। ये बहुत बड़े चीज़ें हुई हैं मुझे लगता है इस पूरे जो परिवेश है, अगर हम बीजेपी की महाराष्ट्र में जीत की बात करें तो ये मुझे लगता है 4 या 5 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से बीजेपी महाराष्ट्र में इतनी बड़ी, ये छोटी जीत नहीं है। बीजेपी को भी मुझे लगता है नहीं होगा ये आशा कि इतनी बड़ी जीत वो ले पाएंगे, लेकिन बहुत बड़ी जीत है। और इसके लिए मैं कहूँगा कि मोदी जी, योगी जी और देवेंद्र फडणवीस, साथ साथ आरएसएस, चारों जो हैं बहुत बड़ा, और पूरा जो टीम वर्क जो था यहाँ पे देखने को मिला है और बहुत बड़ा काम इन सब लोगों ने मिलकर किया है। जी सौरभ जी, क्या लग रहा है? दावेदारी तो सब कर रहे हैं लेकिन सीएम कौन बनेगा? देखिए, सबसे पहले तो आपको बधाई। हुँ। महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। तो झारखंड जो बधाई है, हमें क्यों दे रहे हैं? नहीं, बीजेपी को मैं दीजिए। पूरी पूरी बधाई दे रहा हूँ, आप हाँ, सुन तो लीजिए। हाँ। झारखंड जो है वो जेएमएम ने जीता है कांग्रेस के साथ में। तो कहने का मतलब कि जो चुनाव, ये लोकतंत्र का पर्व है चुनाव, इसमें हुँ। सभी पार्टियां की जो भागीदारी रही, उसके बाद जो भी रिजल्ट आए, उसके लिए मैं आपको बधाई दे रहा हूँ दोनों पार्टी की तरफ से। आप बिल्कुल। तो मीडिया तंत्र है, मीडिया जी। तंत्र तो जो है निष्पक्ष होता है। तो देखिए, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र के अंदर जो महायुति है, हुँ। महायुति का जो समीकरण था, चाहे वो उनकी योजनाओं को लेकर के हो, विकास कार्य को लेकर के हो, और साथ ही साथ जो एक विचारधारा की बात है। देखिए, मैं मान के चलता हूँ कि एक विचारधारा की बहुत बड़ी लड़ाई अंदरूनी तौर पे महाराष्ट्र के अंदर चल रही थी। हुँ। जिस प्रकार से अगर योगी आदित्यनाथ जी के जब बयान को हम देखते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो मैं बार-बार कहता हूँ कि देखिए, शिवसेना जब विचारों में बटी तो कटी कि नहीं कटी? वो 2 पार्टियों में कट गई, वो भी 40 विधायक आपके विचार से जब बटे तो कट गए। उसी प्रकार से देखिए आप एनसीपी को भी, एनसीपी भी जब विचारों में बटी तो कटी कि नहीं कटी? एनसीपी भी कट गई निश्चित रूप से। तो जो 2 पार्टियाँ होती थी, जो विचारों में जब बटी, तो वो 4 पार्टियों में कट गईं। हुँ। तो कहने का मतलब ये है कि जब विचारधारा से कोई व्यक्ति जो है बँटता है, तो वो समाज से भी कट जाता है, जनता से भी कट जाता है। और वो उसी का हश्र जो हम अभी देख रहे हैं कि जो महाअघाड़ी, जो बहुत बड़ी-बड़ी बातें होती थी, कल तो शाम को नाना पटोले जी सीएम सा कह रहे थे, दावे कर रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूँगा। अगर इस प्रकार का गठबंधन आपने बनाया है और गठबंधन के अंदर जो है, वो आपस में जो है एक-दूसरे को काटने की प्रतिस्पर्धा है, तो ये जो उनका हश्र हुआ है, ये होना तय था पहले से। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब उद्धव ठाकरे जी को पहले तो इन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे, फिर उन्होंने वापस खींच लिया। कांग्रेस पहले 120 सीटों पे लड़ रही थी। शरद पवार जी के पुश करने के बाद कांग्रेस पार्टी की सीटें कम होती हैं। उद्धव ठाकरे जी की जो शिवसेना है, उसको सीटें बढ़ाई जाती हैं और शरद पवार जी
खुद आगे अपनी जो है पार्टी की सीटें बढ़ाते हैं। हम्म। लेकिन जो जनता है, जनता ये खिचड़ी और ड्रामे से पक चुकी थी। महाराष्ट्र की जनता चाहती थी कि सीधा सीधा जनमत एक पार्टी को दिया जाए, उस पार्टी को जो महाराष्ट्र के तमाम कार्य जो रुके हुए हैं, जो विकास के कार्य रुके हुए हैं, उसको एक साथ एक तेजी के साथ उसको आगे बढ़ाया जाए। और जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सरकार बनी थी, तो उस समय उद्धव ठाकरे जी साथ में ही थे और तमाम परियोजनाओं को शुरू किया गया था। उसके बाद जब उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो जो बांद्रा से लेकर के दहेसर का बोरीवली कांदीवली वाला पूरी वो हाईवे देख रहे हैं, उसमें जो विकास कार्य थे उसको ठप कर दिया गया था। तमाम विकास के कार्य उसको रोक दिए गए थे। वहां पर दोबारा जब शिंदे साहब मुख्यमंत्री बन के आते हैं, सबसे पहले उन्होंने कहा कि भैया 25 लाख जनता जो है वो बांद्रा ऑफिस जाती है, दहेसर में जो ट्रैवल करती है, सबसे पहले इसको चालू करो। और जो जो रुके हुए कार्य थे उसको चालू किया। तो जनता निश्चित रूप से जनता ने भरपूर जो है बड़ी मात्रा में आशीर्वाद दिया। लगभग लगभग 200 सीटें, जो एक बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के साथियों की, क्योंकि ये जो है एक चुनौती के तौर पे देखा जा रहा था कि आपकी विचारधारा से कटने के बाद क्या शिवसेना का अस्तित्व तो रहेगा उद्धव ठाकरे, तो उस पर प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा लगा दिया है जनता ने। अजित पवार जब हटे, शरद पवार की पार्टी थी, तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह था। अब उस पर भी जनता ने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह वहां पर खड़ा कर दिया है। मैंडेट इतना बड़ा है कि ये जो धड़ाम से गिरी है दूसरा जो अगाड़ी है, महाअगाड़ी की जो गाड़ी जो है वो लगभग लगभग अब पंचर हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा वो तय करेंगे जो महायुति के लोग हैं बैठ करके। क्योंकि मेरा मानना है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथियों को सम्मानजनक पूर्वक स्थिति में लेकर के चलती है, नीतीश कुमार जी उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में लगातार भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर के चलती रही। उसी प्रकार से बड़ी पार्टी होने के बाद भी देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री पद को स्वीकारते हैं और शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो मुझे लगता है अभी चूंकि भारतीय जनता पार्टी 125 से 130 सीटें जो है वो जीत करके खुद आई है, तो मुझे लगता है शिंदे जी स्वयं कहेंगे कि गठबंधन धर्म का जो है वो धर्म यही है कि जो बड़ी पार्टी है उसका मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो मुझे लगता है फडणवीस साहब के नाम पे एक सहमति बनेगी। जी। आपने आरएसएस का भी जिक्र किया था, तो मैं बता दूं नागपुर आरएसएस का गढ़ है, शुरू से ही रहा है। फडणवीस वहीं से चुनाव भी लड़ रहे हैं, पश्चिम से, नागपुर पश्चिम से। तो ये देखना ये भी होगा, फडणवीस जीतते हैं यहाँ पर तो फडणवीस की कितनी दावेदारी मजबूत होती है। इसके अलावा सबसे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आरएसएस का जितनी बात करें, मिशन 65 का भी जिक्र किया, आरएसएस ने वहाँ पर संभाला मोर्चा इस चुनाव में खास करके, तो क्या रणनीतियाँ थी ऐसी आरएसएस की जिसका फायदा बीजेपी को मिला? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जो लाइक माइंडेड पीपल थे, जो वोटर, जिन वोटर्स को बीजेपी को वोट देना था, जो लोग बीजेपी की सोच वाले लोग थे, जो लोग चाहते थे कि भाई जो महायुति गठबंधन है वो जीते, उन लोगों को वोट डालने के लिए पहुंचाना। और मुझे लगता है कि आरएसएस जैसे संगठन हमेशा से इस बारे में काम करने में उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा संगठन है। और इस बार भी उन्होंने अपने आप को मैं कहूँगा चुनौतियों पे खड़ा उतारा है, क्योंकि जिस तरह से जो दूसरा पक्ष था, विपक्ष जो था, वो जिस तरह से काम कर रहा था, एक नेगेटिव नैरेटिव था। वहाँ पे भी कहीं ना कहीं वोट ध्रुवीकरण की बात चल रही थी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को वोट तक ले जाने की बात चल रही थी कि वो लोग भी वोट डाल दे। तो कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व का वोट बैंक था, वो आरएसएस ने वोट डलवाया। और वोट डलवाने के बाद जो रिजल्ट है वो आज हमारे सबके सामने है। और मुझे लगता है कि इस बारे में बीजेपी से ज़्यादा, अगर पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करें, बीजेपी से ज़्यादा वर्क जो है वो आरएसएस ने किया, और लोगों को वोट डलवाने का जो काम था वो आरएसएस ने पूरा किया। जी। एग्जिट पोल आया था तो इतने ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रही थी जितना अब नतीजों में दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या लग रहा है उद्धव ठाकरे कहाँ चूक गए इस पूरे चुनाव में? देखिए, क्योंकि एग्जिट उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में बहुत बड़ा कद रहता है उनका, शिवसेना जब से उन्होंने 2-3 बयानबाजी भी की, असली शिवसेना नकली शिवसेना की बात हुई, विश्वासघात की बात हुई, ये भी कहा गया कि बाला साहेब का जो नेक्स्ट जनरेशन है उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे है। लेकिन इस तरह से एमवीए का ना दिखना इस चुनाव में, इतनी कम सीटें आना रुझान में अभी तक, कैसे मतलब इतना क्या हो गया ऐसा चुनाव में, क्या रणनीति रही बीजेपी की जो इसका देखने पड़ा? देखिए, महाराष्ट्र की जनता जो है वो बहुत पढ़ी लिखी जनता है। और महाराष्ट्र की जनता वोट तभी करती है जब आप उसके विकास के कार्य को करेंगे। उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बने, जब स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की एक विचारधारा थी, उनको त्यागने के बाद
जब ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो उस विचारधारा के साथ जाते हैं जहाँ पर स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे कहते थे कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगा। तो उद्धव ठाकरे जी जब कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं तो गठबंधन के साथ साथ वो अपने विचारों को भी त्याग देते हैं। मतलब एक जो तुष्टीकरण वाली बात हो रही थी, तुष्टीकरण में वो इस कदर से शामिल हो जाते हैं कि तमाम जो योगी आदित्यनाथ जी पे वार करना हो या तमाम हिंदू धर्म को लेकर के बातें कही गई हों, सनातन पे बातें कही गई हों, तो कहीं न कहीं जनता को तो ये लगा कि जो अपने धर्म का नहीं हुआ वो किसका हो सकता है, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है। और कारण देखिए उद्धव ठाकरे जी का कारण बहुत बड़ा तो ये है कि उद्धव ठाकरे जी जब कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में गए थे, तो उस गठबंधन को जो उनको तथाकथित मोहब्बत का गठबंधन, मोहब्बत की दुकान है, उस मोहब्बत की दुकान में जो बेवफ़ाई का खंजर होता है, वो हमेशा कांग्रेस पार्टी के हाथों में ही होता है। तो कांग्रेस पार्टी जो बेवफ़ाई का खंजर है, चाहे आप समाजवादी पार्टी के साथ देख लीजिए, यहाँ पे उनका गठबंधन नहीं हो पाया था उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए थे। अगर आप जो है झारखंड के अंदर देख लीजिए, झारखंड में भी जेएमएम जो हेमंत सोरेन है, वो अकेले अपने व्यक्तिगत जो है चेहरे पर ही पार्टी उनकी जीत करके आई है। कांग्रेस का बहुत उसमें अहम रोल नहीं रहा। और अगर आप कश्मीर का चुनाव याद करेंगे, तो कश्मीर के चुनाव में भी जो है उनको उमर अब्दुल्ला जी ने क्या कहा था कि मुझे राहुल गांधी जी की नीयत पे शक हो रहा है कि वो जम्मू में जिस प्रकार से प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे जी की समस्या सबसे बड़ी यही हुई कि जिस कांग्रेस पार्टी पे उन्होंने विश्वास किया, वही कांग्रेस पार्टी ने उन पर आघात किया। क्योंकि कल रात का एक बयान नाना पटोले जी का है। नाना पटोले जी का एक बयान और आया था कि भैया राहुल गांधी जी ने जो विदेश में कहा वो सही कहा। उनका विदेश में बयान था कि भैया आरक्षण एक समय पे आके खत्म होना चाहिए। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है ये जो छोटे-छोटे मुद्दे थे, ये जनता के बीच में गए। जो महाराष्ट्र की दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित जनता थी, उसको ये जो अगाड़ी है, इसकी गाड़ी का जो है ना, मुझे लगता है इसकी बस की सवारी उनको पसंद नहीं आई। उन्होंने नकार दिया कि भैया हम इनकी बस में तो बैठने वाले नहीं हैं। और शिंदे साहब का देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं आपको कह रहा हूँ कि शिंदे जी का कार्यकाल बहुत शानदार रहा। शिंदे जी जब से मुख्यमंत्री बने, तमाम विकास के कार्यों को महाराष्ट्र की जनता के उन्होंने प्रायोरिटी पे रखा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनका जो लोगों से संबंध था, आपसी संबंध, वो बहुत अच्छा था, उसका कनेक्शन बहुत अच्छा रहा। क्योंकि कभी भी किसी, अगर आप देखेंगे, ब्यूरोक्रेसी से उनका टकराव नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे तो जुडिशरी से उनका टकराव नहीं हुआ। वो जुडिशरी भी उनके उनके मसले थे उनको सॉल्व करती गई। साथ ही साथ जो है ब्यूरोक्रेसी ने उनका पूरा साथ दिया। इसीलिए जो वहाँ के नए प्रोजेक्ट हैं और ख़ासतौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में मुंबई का जो विकास हुआ है, वो पिछले 50 वर्षों में नहीं हुआ था। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तो मुझे लगता है जनता ने इसलिए उद्धव ठाकरे जी की जो विचारधारा है, जो उद्धव ठाकरे जी की नीतियां हैं, उसको पूर्ण रूप से नकार दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उनके गठबंधन के साथी के जो विचार थे, उनको जो है जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। और इसीलिए जो है ये जो आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं महाराष्ट्र के, ये अप्रत्याशित करने वाले कई लोगों के लिए। हालांकि आपने सर्वे की बात कही थी, तो मुझे लगता है इस बार प्रदीप कुमार जी की इज्जत बच गई। प्रदीप कुमार जी ने बहुत तगड़ी वापसी की है, क्योंकि हम लगातार उनका जो सर्वे देखते थे अभी 2 बार से, तो उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क किया गया। मैं कह रहा हूं भाई, आगे हो पीछे हो, लेकिन जिस प्रकार से पवन खेड़ा जी ने उन पर व्यक्तिगत टिप्पणियां की थी, तो अब जो इनका सर्वे आया है, वो कहीं ना कहीं प्रदीप कुमार जी के लिए भी राहत वाली बात है। और साथ ही साथ महाराष्ट्र की जनता, मैं महाराष्ट्र की जनता इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर जीत के आती है या उसके सहयोगी जीत के आते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जो भला है वो महाराष्ट्र की जनता का है। जो विकास के कार्य पूरे होंगे वो महाराष्ट्र की जनता के होंगे। इसलिए मैं जो है उद्धव ठाकरे जी को जो जनता ने करारा जवाब दिया है, और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों के साथ उनके ऊपर मुहर लगाई है, उनके कार्यों पर मुहर लगाई है, विकास के कार्यों पर मुहर लगाई है। उसको हमको ये मान के चलना चाहिए कि जो एक नैरेटिव सेट किया गया था लोकसभा में, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी ने, कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान खत्म कर देगी, पहलवान खतरे में है, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, दलित खतरे में है, उसको हरियाणा की जनता ने जवाब दिया। और अब जब यहाँ की जनता ने जवाब दिया है, महाराष्ट्र की जनता ने, तो मुझे लगता है कि अब ये जो उनका नैरेटिव सेट किया था उन्होंने, अब आगे आने वाले चुनाव में, चाहे दिल्ली हो चाहे बिहार की जनता हो, उसके बीच में उनको किसी और मुद्दे के साथ जाना पड़ेगा। ये नैरेटिव तो इस महाराष्ट्र की जनता ने खत्म कर दिया है। महाराष्ट्र की बात करें तो 12% आबादी मुसलमानों की है, लेकिन बीजेपी ने इस चुनाव में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा। मैं विनीत जिंदल आपसे समझूंगा इस पर, क्या वजह है? मतलब सब पार्टियों ने दिए कैंडिडेट उतारे मुस्लिम, एक भी मुस्लिम कैंडिडेट ना उतारना बीजेपी की रणनीति की क्या वजह है?
देखिए, इसके 2 कारण हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने किस तरह से चुनाव किया अपने कैंडिडेट्स का, उसको हुँ, लेकर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन बिल्कुल, मैं कहूँगा कि 12% शायद मायने नहीं रखते थे। 12% मायने नहीं रखने का मतलब ये नहीं कि उनको नेग्लेक्ट करने की बात थी। क्या वो इतना इम्पैक्टफुल थे कि अगर 1 या 2 या 3 कैंडिडेट्स को अगर टिकट देते तो उनका ज़्यादा पॉलिटिकल बेनिफिट होता? देखिए, पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं, पॉलिटिकल हिसाब से देखी जाती हैं। हुँ, और मुझे लगता है कि जो टारगेट वोटर्स था, वो टारगेट वोटर बीजेपी का वोट था और वो बीजेपी को वोट मिला। और कहीं न कहीं उससे नुकसान कितना होता बीजेपी को, ये देखने वाली चीज़ थी। और बहुत सोचे समझे तरीके से, और हमने ये पहली बार दफ़ा नहीं हुआ है, पहले भी ऐसा हुआ है कि बीजेपी ऐसे स्टेट्स में जहाँ पे 15% तक का मुस्लिम वोट बैंक होता है, वहाँ पे भी टिकट नहीं दिया गया मुसलमानों को। तो ये रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं है, रिप्रेजेंटेशन अलग तरीके से दिया जाता है, अलग-अलग एमएलसी बनाए जाते हैं, अलग-अलग तरीके से दिया जाता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में कहीं न कहीं जो मैं कहूँ कि अर्जुन की आँख देखकर जो बीजेपी ने निशाना लगाया था, वो बिल्कुल सटीक बैठा है। और इतनी बड़ी जो जीत है, उसके पीछे कैंडिडेट्स का हुँ, चुनाव करना भी बहुत बड़ा है। और एक बात और जोड़ना चाहूँगा, बिल्कुल सही, दुबे भाई ने बिल्कुल सही कहा कि एकनाथ शिंदे जी जो हैं, वो बहुत ग्रासरूट लेवल के आदमी हैं। आप देखिए, कभी भी आप अगर जो महाराष्ट्र के लोग नहीं हैं, अगर वो भी उनको देखते हैं, तो उनको आदमी को देखने से लगता है कि भाई, ये आदमी जो है, ये आम आदमी की तरह रहता है और महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से जिससे मिलता होगा, इसी तरीके से मिलता होगा। तो कहीं न कहीं एक पिक्चर जो है, वो एकनाथ शिंदे जी की भी काम करी है। और इसके अंदर कि भाई, महाराष्ट्र का एक रेज़िडेंट है जो वो सीएम बना, और ये इस तरीके से बीजेपी के सपोर्ट से सीएम बना, तो कहीं न कहीं वो एस्पेक्टेशन भी बहुत काम करके गई है। और कैंडिडेट की बात मैं यही करूँगा कि मुसलमान कैंडिडेट चूज़ नहीं करना, कहीं न कहीं एक एक्सपेक्टेशन जो थी बीजेपी की कि भाई, अपना वोट बैंक जो है, उसको छोड़ना नहीं है और उसका नुकसान ना हो, ये भी देखना है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कारण था मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं देने का। जी, सौरभ जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, विनीत जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जैसा कि बात किया इस चुनाव में सबसे ख़ास बात ये थी कि किसी भी मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा गया। चाहे आरक्षण की बात हो, मराठा आरक्षण, मनोज जरांगे ने इतना विरोध प्रदर्शन किया महाराष्ट्र में, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से उसका ज़िक्र नहीं हुआ इस बार, क्योंकि हमेशा से मराठा आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा रहा है महाराष्ट्र की। इसके अलावा और ऐसे मुद्दे, भ्रष्टाचार की बात हो या किसी भी मुद्दे की बात हो, उस पर बात नहीं हुई है इस चुनाव में। सिर्फ बयानबाजी कहेंगे, नारे निकाले गए, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। इस तरह के मुद्दे थे, शायद इसी बेसिस पे ही वोट भी हुए। शिवसेना 2 थी, वोटर्स कन्फ्यूज़ थे, लेकिन नतीजे बता रहे हैं कि वोटर्स एक साइड थे। ये चुनाव से पहले कन्फ्यूज़न था, लेकिन जब वोट पड़े उसके बाद क्लैरिटी आई कि नहीं, रुझान अभी जो दिख रहे हैं, नतीजे दिख रहे हैं कि वोटर्स कन्फ्यूज़ नहीं थे। उन्हें पता था अगर मैं शिवसेना चूज़ कर रहा हूँ, तो मैं एकनाथ शिंदे को वोट दे रहा हूँ। अगर मैं उद्धव को वोट डाल रहा हूँ, तो उद्धव की शिवसेना को चूज़ कर रहा हूँ। ये कन्फ्यूज़न शुरू से ही रहा है, तो इसको लेकर अभी जो रुझान है, वो तो क्लियर है। देखिए, एक बड़ी अच्छी बात अभी आपने पूछी थी, एक प्रश्न पूछा था कि मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं दिया? हाँ। देखिए, समाज में किसी भी वर्ग को किसी भी धर्म के आधार पर बाँट करके चुनाव क्यों लड़ना? हुँ, भई समाज के सभी लोगों को जोड़ करके ही चुनाव तो लड़ना चाहिए। हुँ, जहाँ उपयुक्त कैंडिडेट होगा, जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा, पार्टी उसको टिकट देगी। रही बात मुस्लिम की, तो मुस्लिम में देखिए धारावी के ऊपर बात की गई। हुँ, धारावी के ऊपर जो है अदानी के ऊपर लगातार लोगों ने कहा कि अदानी के पास जाएगा तो ऐसे। भई कौन मुस्लिम नहीं चाहता, मुझे बताइए, कि उसका जो है वो झुग्गी-झोपड़ी से मकान में रहे, 2 बीएचके, 3 बीएचके के मकान में रहे। हर आदमी डेवलपमेंट चाहता है। और सबसे बड़ी बात कि आप बार-बार जो हुँ, लोग अडानी, अंबानी पर सवाल उठाते हैं, उनको ये समझना चाहिए, लाखों लोगों को, युवाओं को रोज़गार देने वाली कंपनियाँ हैं। आप हुँ, उनको क्या बंद करना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर? आप चाहते हैं अडानी बंद कर दे काम, अंबानी काम बंद कर दे, तो लाखों लोग जिनके रोज़गार चल रहे हैं, वो कहाँ जाएँगे? अगर जागरण इतने बड़े लोगों को, युवाओं को रोज़गार दे रहा है, अगर जागरण के ऊपर कोई आरोप लगे तो क्या क्या ये इसलिए लगाया जाए कि जागरण को बंद कर दिया जाए? तो इससे आप युवाओं का ही तो नुकसान कर रहा है। अडानी के ऊपर अगर अमेरिका में आरोप लगता है, तो आपको एक खड़ा होना चाहिए था हुँ, कि अडानी हिंदुस्तान की कंपनी है, आपकी हिम्मत कैसे हुई आरोप लगाने की? लेकिन आपने क्या किया? आपने उल्टा जो है, आप अमेरिका के साथ मिल गए कि भैया अपने देश की कंपनी पे आपको स्वाभिमान नहीं है। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि जो देश में उद्योगपति लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, करोड़ों लोगों की रोजी रोटी जिनसे चल रही है, उन उद्योगपतियों का आपको सम्मान करना ही पड़ेगा। कोई भी पार्टी हो, मैं एक पार्टी की हुँ, बात नहीं कह रहा हूँ, किसी भी पार्टी की, उन उद्योगपतियों का सम्मान करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे देश के युवाओं को रोजगार दे रही हैं, सबसे बड़ी बात। और मुस्लिम तुष्टीकरण पे, मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का बयान रहा, हुँ, बटेंगे तो कटेंगे, वो कभी भी उन्होंने कहा कि हमने कभी किसी समाज या किसी धर्म के नाम पर बयान दिया ही नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ये देखिए कि जब मुगलों से लड़ाई लड़ी गई,
तब ना गुरु गोविंद सिंह ने क्या बोला कि हम एक रहेंगे तो हम लड़ेंगे साथ में, हम बटेंगे तो कटेंगे। भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रधानमंत्री थे, वो क्या कह रहे थे? वो यही तो कह रहे थे कि भैया अंग्रेज हमें बांटने आए थे, अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे। भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी बयान था। तो जब एकजुटता करने वाला बयान योगी आदित्यनाथ जी का रहा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से रहा, तो उसको जनता समझ गई। जो नहीं समझे उनका हश्र क्या हुआ वो आपने देख लिया। जो लोग समझ गए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, उनके गठबंधन के साथियों को भरपूर आशीर्वाद दिया और यही परिणाम जो आप देख रहे हैं कि 200 सीट भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर 125 सीटों के साथ है। और साथ ही साथ गठबंधन जो जो एक तरह से कह लीजिए कि कई वर्षों का रिकॉर्ड भी तोड़ा है उन्होंने, कि अगर 200 प्लस जा रहे हैं तो कई वर्षों का रिकॉर्ड भी टूटा है। और मुझे लगता है कि ये जो जनमत मिला है, ये जो आशीर्वाद जनता का मिला है, भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगी लोग जो है महाराष्ट्र की जनता को विकास के मजबूत काम करके, विकास के कार्यों को और तेजी से करके जनता के जो आशीर्वाद को है उसको वापस करने का काम करेंगे। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का बात करने के लिए हमारे साथ। 288 सीटों पर वोटिंग हुई, आज नतीजे आ रहे हैं। जो अभी रुझान है उसमें जो महायुति है 220 प्लस चल रही है और भाजपा भी 120 प्लस अपनी जो रुझान में है सीटों पर आगे चल रही है। नतीजे आने में थोड़े से समय लगेंगे, क्लैरिटी आएगी धीरे-धीरे 4-5 बजे तक धीरे-धीरे क्लैरिटी आ जाएगी कि किसकी सरकार बन रही है। इसके बाद हमें ये भी देखना होगा कि 1-2 दिन में कि सीएम कैंडिडेट कौन होगा, किसको डिक्लेयर करते हैं मुख्यमंत्री। जो भी होगा सीएम, हम उसका भी उससे जुड़ी भी खबरें आप तक पहुँचाएँगे। जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। शुक्रिया।